जी, तो हमारा टेस्ट का जो चैप्टर है वो अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आगे वाले कॉन्सेप्ट हमें आराम से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने टेस्टिंग की डेफिनेशन देखी थी कि हम टेस्टिंग करते क्यों हैं, कि अगर हमारे कोड में कोई एरर्स वगैरह हैं उनको अनकवर करने के लिए, यानी उन एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का देखा था। वेरिफिकेशन वाला स्टेप हमारे कोड को चेक कर रहा होता है, और वैलिडेशन वाले स्टेप के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि कोड हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजीज देखी थी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, और आखिर के अंदर हमारे पास थी सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम हर यूनिट को इंडिविजुअली चेक कर रहे थे कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी जितने भी पार्ट्स हमारे कोड के बन रहे हैं, वो तमाम इंडिविजुअली, यानी उनको अलग अलग से चेक किया जा रहा है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि उन तमाम यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके पूरे होल सॉफ्टवेयर की चेकिंग करते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रही है नहीं। वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर आप ये करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर आप चेक कर रहे होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी थी उन रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है या नहीं। और फाइनली सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आप पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके यूजर भी इंक्लूडेड है, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस भी इंक्लूडेड है, आपका सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पर फुल सिस्टम की चेकिंग कर रहे होते हैं कि आपका सिस्टम बाकी तमाम जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मिलकर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमने इस स्पायरल की मदद से इसको समझने की कोशिश की थी। यूनिट टेस्टिंग को अलग से देखा था, इंटीग्रेशन को, वैलिडेशन टेस्टिंग को, फिर इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग थी। इसके अंदर ये हमने देखा था कि ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए जब कोई चीज़ बनाई जाती है तब हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। अल्फा बीटा टेस्टिंग आपके पास तब होती है जब आपके पास एनोनिमस कस्टमर के लिए आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं। अल्फा टेस्टिंग के अंदर आपका कस्टमर जो है वो मौजूद होता है, अल्फा टेस्टिंग में आपका डेवलपर जो है वो मौजूद होता है, और बीटा टेस्टिंग के अंदर डेवलपर जो है वो मौजूद नहीं होता। अल्फा टेस्टिंग के अंदर आप फंक्शनल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और उसके साथ इंटरनल टेस्टिंग, यानी आप कोडिंग लेवल की टेस्टिंग जिसमें कर रहे होते हैं, जिसको हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग का नाम दिया था। बीटा टेस्टिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग, यानी उसके सॉफ्टवेयर के काम को देख रहे होते हैं वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस तरह की टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। फिर इसके बाद आखिर में हमने सिस्टम टेस्टिंग देखा था। इसके अंदर 5 टाइप्स इसकी थी: रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस और डिप्लॉयमेंट। फिर इनको भी हमने डिटेल से देखा था कि किस टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या काम हो रहा होता है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सी टेस्टिंग के अंदर क्या काम होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है डीबगिंग के नाम से। ठीक है, ये हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन ये बहुत ही कॉमन से टर्म है, डीबग। डीबग करने का मतलब क्या होता है कि बग का मतलब पहले आप समझ लें, बग हम कहते हैं नॉर्मल एरर को। ठीक है, डीबग करने का मतलब ये होता है कि आप उस एरर को फाइंड आउट करने उस एरर को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डीबग यानी आप एरर को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, एक चीज क्लियर दिमाग के अंदर ये बिठा लें, डीबगिंग इज नॉट टेस्टिंग। ठीक है, डीबगिंग जो है टेस्टिंग नहीं है। देखें, टेस्टिंग आप तब करते हैं जब आप कोई एरर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जब आपको वो एरर मिल जाता है, उस एरर को रिमूव करने के लिए जो आप प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस का नाम है डीबग। ठीक है, टेस्टिंग आप क्यों करते हैं कि आप कोई एरर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर आपको टेस्टिंग के रिजल्ट के अंदर मतलब कोई एरर मिल जाता है, तो उस एरर को जब आप रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे उस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है, डीबगिंग। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो डीबगिंग अकर्स एज अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेसफुल टेस्टिंग। डीबगिंग आपकी तब होती है जब आपकी टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। यानी टेस्टिंग सक्सेसफुल होने का मतलब यहाँ पर ये है कि व्हेन अ टेस्ट केस अनकवर्स एन एरर, यानी जब आपको किसी टेस्ट केस यानी टेस्ट करने के रिजल्ट में आपको कोई एरर अनकवर होता है, यानी आपको एक एरर मिलता है टेस्टिंग के नतीजे में, तो फिर आपकी डीबगिंग वाला जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। डीबगिंग इज द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ द एरर। डीबगिंग आपका वो प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एरर को रिमूव करते हैं।
टेस्टिंग आपका वो प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले आप टेस्टिंग करेंगे, अगर आपको एरर मिलता है तो फिर उसके बाद आपका डीबगिंग का प्रोसेस शुरू होगा। उस प्रोसेस के अंदर आप एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर फर्क ध्यान में रखिएगा। डीबगिंग जो है आपकी टेस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, और टेस्टिंग जो है वो आपकी डीबगिंग नहीं होती है। टेस्टिंग में आप एरर को फाइंड कर रहे होते हैं, डीबगिंग में आप एरर को रिमूव कर रहे होते हैं। डीबगिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड एंड करेक्ट द कॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर एरर और डिफेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट द कॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एरर। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप अपने एरर को सही करें, यानी उसके अंदर जो भी मसले आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको आप रिमूव करके उसको सही करें ताकि आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्टली स्मूथली रन कर सके। ठीक है, तो होपफुली ये डिबगिंग का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पिक्चर की मदद से भी अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप टेस्ट केस यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। टेस्ट केस यहाँ पर आप कोई भी टेस्टिंग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप कोई टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेस्ट को आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आपने टेस्टिंग की, यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रही है, अब उस टेस्टिंग का कोई ना कोई रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, अगर टेस्टिंग के रिजल्ट के अंदर आपको कोई एरर नहीं मिलता है तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पर ये बात खत्म हो गई, आपको डिबगिंग करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर टेस्ट के रिजल्ट के अंदर आपको कोई एरर मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? डिबगिंग करेंगे, यानी उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एरर आने के क्या क्या कॉजेज हैं उसको आप देखेंगे, उन कॉजेज को आप करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से टेस्टिंग करेंगे कि वो जो एरर आ रहे थे वो डिबगिंग करने के बाद अब दोबारा से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली आपके पास चलती रहेगी जब तक आपके पास तमाम के तमाम एरर्स जो है रिमूव नहीं हो जाते हैं। सबसे पहले आप टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। टेस्टिंग के रिजल्ट के अंदर अगर आपको एरर मिलता है तो फिर आप डिबगिंग को शुरू करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कॉजेज को, वो तमाम चीज़ें आप देखेंगे जिनकी वजह से एरर आ रहा है, उन वजहों को आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी आप एरर को करेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप दोबारा से टेस्ट करके देखेंगे कि अब आपके पास एरर मौजूद है या वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो होपफुली ये डिबगिंग का पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। अब डिबगिंग की कुछ स्ट्रेटजीज हैं, यानी डिबगिंग को करने के कुछ तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि डिबगिंग करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ये हर बंदे के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एरर को रिमूव किस तरह करता है। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं लिटरेचर के अंदर हमें दे दी गई हैं कि ये जो 3 डिफरेंट तरीके हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन तीनों की ये वो तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके बहुत आराम से या मोस्टली लोग इन तरीकों को इस्तेमाल करके अपने एरर्स को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी अगर आप किसी और तरीके से डीबग कर पा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को तो वो भी बिल्कुल सही होगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा। लेकिन ये 3 डिफरेंट आपके पास स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं जो मोस्ट कॉमनली आपके पास इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर है, पहले तो देख ले 3 ये हैं कौन कौन सी। पहली है ब्रूट फोर्स, फिर है बैक ट्रैकिंग, और आखिर में है आपके पास कॉज एलिमिनेशन। कॉज एलिमिनेशन ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप कंप्यूटर को एरर फाइंड आउट करने का कहते हैं। The brute force category of debugging is probably the most common and least efficient method. ये कॉमनली इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन ये बहुत कम एफिशिएंट तरीका है। इसके ज़रिए एरर बहुत कम ऐसा होता है कि आपके रिमूव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वी रन द प्रोग्राम एंड चेक ऑल इट्स डेटा, रनिंग लॉग्स एंड ट्रेसेस एंड फाइंड द एरर्स फ्रॉम दोज ट्रेसेस। ठीक है, अब देखें बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग लॉग्स लिखा हुआ है ना। लॉग्स का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ उसके जो है ना टाइमिंग्स वगैरह सेट हो रही होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर, ये जिस पर के ये पर्टिकुलर फाइल इतने टाइम में इंस्टॉल हुई है, ये इतने टाइम में इंस्टॉल हुई है, इस तरह करके लॉग्स उसके क्रिएट हो रहे होते हैं टाइमिंग्स के साथ साथ। ठीक है, तो जब आप आपने जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल किया हो तो उसमें जो है फिर आप हमारे पास एक बार चल रही होती है 0 से लेकर 100% तक।
वो तो धीरे धीरे चली रही होती है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपने देखा हो तो मल्टीपल फाइल्स जो ना बहुत स्पीड से आपके पास चेंज हो रही होती है, यानी ये फाइल इंस्टॉल हो चुकी है, ये फाइल इंस्टॉल हो गई, ये फाइल इंस्टॉल हो गई। तो यहाँ पर आपके पास लॉग्स भी वो जो सॉफ्टवेयर है ना ये क्रिएट कर रहा होता है कि ये पर्टिकुलर फाइल इस टाइम पर इंस्टॉल हुई, ये पर्टिकुलर फाइल इस टाइम पर इंस्टॉल हुई। तो इस चीज को आप कह रहे हैं लॉग्स। और लॉग्स जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है लोग क्रिएट नहीं करते हैं। ये फिर डेवलपर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने ये फंक्शनैलिटी अपने सिस्टम के अंदर रखी है या नहीं रखी है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हुए आपके पास कोई एरर आता है फॉर एग्जांपल, तो आपका कंप्यूटर आपको जो है ये प्रॉम्प्ट करेगा कि ये पर्टिकुलर फाइल आपकी जो है ये इंस्टॉल नहीं हो पाई है, या इसके अंदर आपके पास कहीं ना कहीं पर एरर है। तो फिर आप क्या करेंगे, उस फाइल को वहां जाकर ट्रेस करेंगे और उस फाइल के अंदर जो भी एरर है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोसेस आपके पास है, इस प्रोसेस को आप कह रहे हैं ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी या ब्रूट फोर्स मेथड ऑफ डीबगिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर आपको उस एरर वाली लोकेशन की जगह आपको दे देता है कि ये पर्टिकुलर एरर इस जगह पर है, आप इसको जाकर रिमूव करें। ब्रूट फोर्स के अंदर आपके पास ये हो रहा होता है। दूसरे जो आपके पास स्ट्रेटजी है वो है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग इज फेयरली कॉमन डिबगिंग अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली इन स्मॉल प्रोग्राम। छोटे प्रोग्राम्स के लिए बैक ट्रैकिंग आपके पास बेस्ट अप्रोच है। बैक ट्रैकिंग आपके पास नॉर्मली हो सकता है आपने ये टर्म पहली बार सुनी हो, लेकिन जब भी हम प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होते हैं इनिशियल लेवल सीख रहे हैं आपकी लर्निंग फेज में, तो आप बैक ट्रैकिंग साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा आप कर ही रहे होते हैं कोडिंग के साथ। क्या साइट वेयर अ सिम्टम हैज बीन अनकवर्ड। जाते हैं जब तक आपको वो एरर पर्टिकुलर मिल नहीं जाता और आप उसको रिमूव नहीं कर देते। The source code is traced backward manually until the cause is found. आप तब तक बैक ट्रैकिंग करते रहेंगे जब तक आपको वो एरर मिल नहीं जाता। जब आपको वो एरर मिल जाएगा तो फिर आप उसको रिमूव करके अपने एरर को अपने प्रोग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लफ्ज में ही पूरी बात क्लियर है। बैक
रिमूव करते हैं अपने कॉज को एलिमिनेट करने के लिए। जैसे ही आपने उस कॉज को फिर जैसे आपने प्लस की जगह माइनस की जगह पर आपने माइनस को रिमूव करके प्लस लगा दिया है, तो फिर आपने क्या कर दिया है, कॉज को एलिमिनेट कर दिया है, आपके पास जो एरर आ रहा था आपने उसको ख़त्म कर दिया है। तो फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से रन करेगा। ठीक है, तो कॉज एलिमिनेशन के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, एक फर्जी अपने दिमाग के अंदर एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वजह से मेरा ये एरर आ सकता है। फिर आप उस वजह के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकली उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं, कुछ डेटा ऐड करके या कुछ डेटा को रिमूव करके। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखते हैं दोबारा से टेस्ट करके कि आपका जो कॉज है वो इस वक्त अभी तक मौजूद है या वो कॉज जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि डीबगिंग आपके पास टेस्टिंग नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। टेस्टिंग के रिजल्ट में जो आपको एरर मिला है उस एरर को रिमूव करने के प्रोसेस को आप डीबगिंग करें। डीबगिंग के लिए फिर इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं कि आपने एक टेस्ट किया, टेस्ट का रिजल्ट के अंदर अगर आपको एरर मिलता है तो फिर आप डीबगिंग करेंगे, जो भी एरर आने के कॉजेज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, फिर उस पर करेक्शन करेंगे और दोबारा से टेस्ट करेंगे कि आपका एरर अभी तक मौजूद है या नहीं। तीन तरह की डीबगिंग स्ट्रेटजीज आपको दी गई हैं। पहली है ब्रूट फोर्स, सेकंड बैक ट्रेसिंग और थर्ड आपके पास है कॉज एलिमिनेशन। ब्रूट फोर्स के अंदर आप मतलब जितना भी आपके पास डेटा है उसको चेक करते हैं, और जो भी आपके पास रनिंग लॉग्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं उनको चेक करते हैं और उनको ट्रेस करते हुए आप अपने एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बैक ट्रैकिंग के अंदर जिस जगह पर आपको एरर फाइंड हुआ है वहां से आप लाइन बाय लाइन मैनुअली बैकवर्ड जाते हैं और एक एक करके ट्रैक करते रहते हैं लाइन को कि इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है या नहीं। फाइनली आपके पास थर्ड है कॉज एलिमिनेशन। इसके अंदर जो भी आपके पास एरर आ रहा है उसके लिए आप एक हाइपोथेसिस अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली आप चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है इस हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस की बेस पर ही हमारा एरर है या नहीं है। ठीक है, अगर वो आपको एरर मिल जाता है तो आप कुछ ना कुछ डेटा या तो ऐड करके उसको रिमूव करेंगे या कुछ ना कुछ डेटा आप रिमूव करके उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है एरर जो है रिमूव हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी।